देखो अब ये हो गया C1, तो देखो ये दोनों ना ज्वाइन कर दिया, यानी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हो गए C1 और C2, तो C1 और C2 पैरेलल में, तो 4 + 6 10, और ये भी 10, तो 10 और 10 अब जो है सीरीज में आ गए, यानी मिला के कितना हो गया 5 हो गया, है ना। और नीचे भी ठीक एग्जैक्टली ऐसे ही है, नीचे भी यही है रेप्लिका, है ना, इस तरीके से। तो देखो C1 C1 C2 C2, और ये क्या बोलते हैं 10 वैसे और 10 वैसे, तो 10 और 10 मिलके 5, और इधर भी 10 और 10 मिलके 5, और 5 और 5 पैरेलल, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या 9। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली पैरेलल का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको रियलाइज करो कि ये जो सिलेंडर है ना, ऐसे और ऐसे ये टच कर रहे हैं, तो इसका इधर और इसका इधर, और ये ऐसे, यानी जो इनर वाले हैं वो आपस में टच कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस सिलेंडर के कैपेसिटर के एक प्लेट अंदर वाला इसके साथ टच कर रहा है, इसके भी अंदर वाला इसके साथ टच कर रहा है, बाहर वाला आपस में टच कर रहा है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम पता कैसे बनाऊंगा, देखो ऐसे, बस। तो दो सिलेंडर कैपेसिटर और एक एक का दिया हुआ है 2.2 म्यू एफ, 2.2, इसका भी 2.2, मिला के कितना हो गया, मिला के हो गया 4.4, तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट का आ गया 4.4 म्यू, ठीक है। और 10 वोल्ट का बैटरी जोड़ा है, तो देयरफॉर Q is equal to C equivalent to V, यानी equal to 44, ठीक है, 44 joules. Find the total charge supplied by the battery to the inner cell. अब वो बढ़ जाएगा 22 22 22 22 बढ़ जाएगा, चलो दैट्स फाइन है, ये हो गया 11। अब आ जाओ 17। अच्छा कहीं कुछ कुछ अटक रहा है तो पूछते जाना, मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। 17, अच्छा 17 देखो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ वो एल्जेब्रिकली बड़ा है, कंसेप्चुअली बड़ा नहीं। कैसे, मतलब 17 में बोल क्या रहा है, 17 में बोल रहा है कि मैंने 3 प्लेट्स थोड़े हाइट में ले लिया। अच्छा इसका ना इन्होंने जो फिगर बनाया ना, ये 2D फिगर है, मैंने इसका 3D फिगर बनाऊंगा तो शायद थोड़ा सा बेटर समझ आए। आई डोंट नो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये इसका कुछ 3D व्यू का, तो बेसिकली क्या ना, नीचे वाला शीट फ्लैट है और ऊपर वाला शीट क्या क्या फ्लैट वाले कोई थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, यानी ये वाला हिस्सा एक कैपेसिटर बनेगा, ये वाला हिस्सा एक कैपेसिटर बनेगा, और ये वाला हिस्सा एक और कैपेसिटर। बाय चांस इन्होंने एरिया को सेम बोला, तो यानी ये a/3 और a/3, और क्या ना, एक का डिस्टेंस
डी है, तो एक का डिस्टेंस डी है, दूसरे का बोल रहे हैं डी प्लस बी, इसका हो गया डी प्लस बी, और तीसरे का हो गया डी प्लस टू बी। तो इसका सी क्या होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस बी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ठीक है यानी अब इसमें जो है ना एप्सिलॉन नॉट ए बाय सी तो ले लो कॉमन, अब एलसीएम बनेगा d इंटू डी प्लस बी इंटू डी प्लस टू, तो एक बनेगा d प्लस बी इंटू डी प्लस टू बी प्लस d इंटू डी प्लस टू बी, है ना, प्लस एक और होगा, अभी न्यूमरेटर का जगह नहीं यहाँ पे, और एक और हो जाएगा वो क्या बोलते हैं d इंटू डी प्लस बी, बस यार, तो वो तो अपने आप कर लो, फिर उसका एक्सपेंशन करके कुछ कॉमन हो जाएगा, तो लाइक नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो ये मोर ऑफ अलजेब्रिक है, मैनिपुलेशन है रादर देन फिजिक्स। फिजिक्स का पार्ट तो वही है कि तीनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में, ठीक है। 17 उसके अगला है 21। चल अब इसके बाद है 21। देखो 21 में क्या ना 0.04 म्यूएफ का कैपेसिटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है और दोनों बराबर है, दोनों कैपेसिटर बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों में वोल्टेज इक्वली बटेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये V हुआ तो इसके अक्रॉस भी V/2 होगा और इसके अक्रॉस भी V/2 होगा। तो अब मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज दिया है स्मॉल q, ठीक है ना, अब इसके ऊपर फोर्स आएगा, फोर्स कैसे आएगा, फील्ड, फील्ड कितना होता है ना, अगर दो फील्ड होता है बेसिकली V/d मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, लेकिन इस केस में क्या होगा, तो फील्ड हो जाएगा E, इस केस में क्या है ना V की जगह V/2, तो V/2/d ये हो जाएगा यहाँ का फील्ड, फील्ड इनटू चार्ज इज फोर्स, तो अगर चार्ज स्मॉल q है तो फोर्स हो जाएगी, और अगर चार्ज का मास m है तो उसका वेट क्या होगा mg, और फोर्स हो गया qe, है ना, तो देयरफॉर q into e is equal to m into g। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, अब d कैसे निकलेगा, है ना, d कैसे निकलेगा,
ना डी निकलेगा इस तरीके से कि कैपेसिटेंस दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो डी क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय सी। तो डी की जगह पुट कर लो, यानी v क्या हो गया ना mg qd by 2, यानी mg q by 2 into d। d मतलब क्या है एप्सिलॉन नॉट a by c। अब जरा देखो, अच्छा नाउ यू माइट से कि ये क्वेश्चन तो चलो थोड़ा सा आसान हो, क्यों? क्योंकि इक्वल इक्वल कैपेसिटेंस था, तो ये जो वोल्टेज गिवन है ये वाला ये आधा आधा बढ़ गया। अगर अनइक्वल होता तो याद करके देखो मैंने फॉर्मूला दे रखा है कि V1 is equal to C2 by C1 plus C2 whole bracket into V, और V2 होता है C1 by C1 plus C2 into V। याद है ना कैपेसिटर सीरीज में दो का और पैरेलल में दो का क्या क्या डिवीजन होता है, उसका मैंने सारा कुछ समझा रखा। तो देयरफॉर ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क, तो अगर अनइक्वल भी होता तो भी हम मैनेज कर लेते। खैर इस केस में तो थोड़ा इजी भी हो गया, क्यों कि इक्वल दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस आधा और आधा शेयर है ना। अभी जो मैंने लिखा था लास्ट में देखा होगा सारे वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन। हाँ एक चीज था थोड़ा सा इज दैट कि चार्ज माइनस था, तो ठीक है चार्ज माइनस है तो इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ है ना, फील्ड नीचे की तरफ था लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा और mg नीचे की तरफ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस जब q का वैल्यू पुट करोगे ना, जब मैंने इक्वेशन लिखा था बस q का जब वैल्यू पुट कर तो सिर्फ वैल्यू पुट कर, साइन वाइन पुट करने की जरूरत उसका कोई जरूरत, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना 22, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ, जरा अच्छे से समझो। 22 में है क्या, 22 में बोल रहे हैं 22 में बोल रहे हैं कि एक चार्ज को मैंने यहां से फेंक दिया और मान लो यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज, तो जब ये ऐसे अगर फेंकोगे ये धीरे धीरे ऐसे करके और बोल रहे कि इस तरह से करो कि जस्ट एज को पार हो। तो एक काम करो, सपोज इसका लेंथ l है और तुमने u से फेंका तो उसको कितना टाइम लगेगा उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पार करने? आंसर इज t is equal to l by u, l by u, ठीक है ना। और क्या ना, देखो एक फील्ड तो है ना, फील्ड कितना होगा ना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा। अच्छा ये डिस्टेंस ऑफ डी सेपरेशन d1 और d2, तो एक का है d1 एक का है d2। अब देखो एरिया तो सेम है ना, देयर इज c1 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट a by d1 और c2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a by d2, यानी c1 by c2 is equal to what d2 by d1 उल्टा रेशियो। ये क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इसको c1 मानते हो और अगर तुमने v वोल्टेज दिया, अच्छा देख रहे हो जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर अनइक्वल होगा तो क्या करेंगे, उसका एक जिस्ट हम बता रहे थे ना। देखो इस क्वेश्चन में अनइक्वल वाला ही आ गया। देखो डिस्टेंस d1 d2 अलग है तो इसलिए c1 c2 अलग है, और सपोज मैंने वोल्टेज v दिया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज v1 डेवलप होगा, याद आ रहा है ना, v1 क्या होता है c2 by c1 plus c2 into v, यानी v1 हो गया c2 by c1 plus c2 into v, है ना। तो इसको लिख दो है c2 by c1 upon 1 plus c2 by c1 into v इसी को आप देखो c2 by c1 क्या होगा d1 by d2, तो यार ये काम करो c2 से डिवाइड करो, चलो छोड़ो c2 से डिवाइड कर दो, तो c2 से डिवाइड कर दो 1 हो गया,
और ये हो गया C1 by C2 प्लस 1। अब C1 by C2 क्या D2 by D1 यानी इक्वल टू 1 अपॉन D2 by D1 प्लस 1 into V is equal to D1 by D1 plus D2 into V। ये बाय द वे आया क्या? ये आया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अपर कैपेसिटर। ऊपर वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस आ उसका फील्ड क्या होगा? फील्ड होता है V by D, so therefore E is equal to V by D1 is equal to V by। ठीक है, ये बहुत ही मेजर कंक्लूजन तक हम पहुंच चुके हैं। एक बार अच्छे से देख लो। E1 हो गया E1 is equal to V upon E1 plus D। अब देखो मैंने क्या बोला कि U into T होता है, T हो गया L by होता है L डिस्टेंस और U स्पीड। लेकिन वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल में जो फील्ड है, फील्ड क्या है? V by D1 plus D2, उसी वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा? चार्ज Q चार्ज दिया ना कुछ, अच्छा इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन मतलब E हो गया, तो चार्ज एक्सेलरेशन हो गया E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देगा, तो यानी V by D1 plus D2। है ना, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब y के अलावा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? d1 by 2। अगर ये पूरा d1 है तो आधा डिस्टेंस d1 by 2, तो d1 by 2 क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो वर्टिकली 0 है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में अगर पुट करोगे तो ut तो 0, तो s यानी l by 2 सॉरी d1 by 2 इक्वल टू क्या होगा? हाफ at स्क्वायर। यानी अब मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो है d1 by 2 इज इक्वल टू हाफ a। ठीक है, और t क्या है? l by u पुट कर दो, तो यानी d1 by 2 is equal to half e into v l square by mu square into d1 plus। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, कि कितने मिनिमम स्पीड से हम प्रोजेक्ट करें सो दैट ये बिल्कुल कॉर्नर से होके निकल जाए, है ना। अब इससे यू आ जाएगा, ये यू स्क्वायर आ गया ना, यू स्क्वायर को उधर ले जाओगे, बाकी तो मैनिपुलेशन। देखो बेस मैथमेटिक्स क्या हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म स्पीड से जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? u into t, और वो दे रखा है l, तो एक इक्वेशन ये हो गया।
वर्टिकली एक्सेलरेशन से जाएंगे हाफ AT स्क्वायर, तो A क्या होगा ना, फील्ड इनटू चार्ज बाय, मतलब फील्ड इनटू चार्ज फोर्स हो गया बाय मास एक्सेलरेशन। ये देखो फील्ड, ये फील्ड था इनटू चार्ज, तो फोर्स आ गया अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन आ गया, तो हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2, उतने ही देर में जाना चाहिए, तब ना जाके वो कॉर्नर से निकले। दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो मैंने x और y के रिलेशनशिप बता दिए, एक बार चेक करो, तो दिक्कत है तो बताता हूं। तब तो मैं दूसरा देखता हूं, 22, अच्छा 22 हो गया, 25, 25 का B, 25 का B का शायद आंसर चॉइस गलत। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली पता क्या, 25 के B का आंसर चॉइस पुराने एडिशन में सही था नए एडिशन में गलत, पता नहीं क्या चेंजेस कर दिया उन्होंने। ये कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूं। मैं तो इसको देख लो अच्छे से, ये इतना आसान, मतलब ज्यादा कठिन भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो है। चलो, तो अब देखो, ऑब्वियसली 24 वोल्ट वाला डोमिनेट करेगा, तो ये चार्ज भेजेगा यहाँ, तो यानी ये प्लस माइनस क्यू, वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा प्लस माइनस। अब मैं लगाऊंगा किरचॉफ लॉ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो माइनस क्यू बाई 4 माइनस 12 माइनस क्यू बाई 2 प्लस 24 इक्वल टू 0। ये मैंने पूरा किरचॉफ लॉ को फॉलो करते हुए इक्वेशन, यानी माइनस क्यू बाई 4 माइनस 3 क्यू बाई 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी Q is equal to 4 into 12 by 3, यानी 16 माइक्रोकूलम। आ गया। अब एक काम करो, अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ फिर से, लेकिन A से B, तो क्या लिखूंगा VA, A का पोटेंशियल पता नहीं कितना VA, माइनस Q by 2 इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB क्या आएगा, इज इक्वल टू Q by 2, और Q क्या निकला अभी 16, 8 वोल्ट आंसर। बट बुक में शायद आंसर अलग है, एक बार चेक करके देख लेना, ये इसमें आंसर गलत आता है 25। नेगेटिव 8 है बुक में आंसर। हाँ नेगेटिव 8 है सर, मैंने नेगेटिव निकाला 8। है VA माइनस VB, ए ऊपर है ना, नेगेटिव है, VA माइनस Q by 2 VA माइनस प्लस Q by 2, ना ना ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि VA विल बी एट अ हायर पोटेंशियल। देखो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB हो जाएगा पॉजिटिव। चेक कर लो, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर ये लास्ट में जब आपने किरचॉफ्स लॉ लगाया, इसकी जगह हम ये नहीं कर सकते कि चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है तो V निकल जाएगा। हाँ सर चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है तो V निकल जाएगा, तो पोटेंशियल वो तो ठीक है, डिफरेंस। लेकिन VA माइनस VB और VB माइनस VA
वैल्यू उतना ही होगा पर प्लस माइनस तो होगा ना, तो वो कैसे डिसाइड करो? तो वो किरचॉफ लॉ से करते हैं। और एक और तरीका भी है कि देखो ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव वाले साइड में ज्यादा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव प्लेट में साइड में कम पोटेंशियल होगा, तो VA minus VB तो has to be positive, देखो इसका आंसर तो पॉजिटिव है। ठीक है, चलो दैट वाज अबाउट योर 25 का बी। अब आ जाओ 26। 26 के सारे पार्ट्स, नहीं देखो 26 का ए तो एंटी विस्टोन ब्रिज है ना, तो एंटी विस्टोन ब्रिज करा रखा ना, वो प्लस क्यू माइनस क्यू याद है ना, और बी तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, सॉरी सी, सर सी एक्सक्यूज देखो मी, हाँ बोलो। सर ये मेरा डाउट था, मैंने सिर्फ 26B लिखा था चैट में। ओ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सिर्फ बी वाला पार्ट था, ठीक। बी वाले में थोड़े से है इश्यूज, अब थोड़ा समझो। बी वाले में देयर इज मिक्स्ड आइडियाज, मतलब बी का ड्राइंग बनाता हूं, बी थोड़ा सा पहले मैं इसका ड्राइंग बनाता हूं। पहले तो ना एक चीज समझो जरा, ये एंटी विस्टोन ब्रिज जैसे है, बट क्योंकि प्योरली एंटी विस्टोन ब्रिज नहीं है, इसलिए थोड़े से हमें उसमें एफर्ट करने पड़ेंगे। कैसे? हमें एक काम करते हैं, मैं सपोज करता हूं यहां से सपोज कैपिटल क्यू चार्ज है, तो स्मॉल क्यू चार्ज यहां पे गया, तो स्मॉल क्यू यहां पे ले जाएगा, ठीक है ना? एक सेकंड, अब यहां से तो अगर इसमें प्लस करो तो इसमें प्लस क्यू होगा, और क्या? लेट अस से यहां पे गया क्यू डैश, तो यहां पे भी यही जाएगा, ठीक है ना? अब इसका कंसीक्वेंस समझो, क्योंकि एंटी विस्टोन ब्रिज जैसे है, इसे कंसीक्वेंस देखो, यहां से क्यू आया और यहाँ पे क्यू डैश चला गया, तो बाकी यहाँ पे यहाँ पे आ गया क्यू माइनस क्यू डैश, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे क्यू डैश आया और क्यू चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू डैश माइनस क्यू। तो या तो उसको लिखो क्यू डैश माइनस क्यू, यहाँ पे गया, देखो 5 कूलम इधर जाना is also as good as saying -5 कूलम इधर जाना,
दोबारा सुनो, ये ना थोड़ा चार्ज को लेके ये डिस्क्रिप्शन है। कैसे? 5 कूलम ऊपर जाना इज एज गुड एज -5 कूलम नीचे आना। तो देखो, अगर मान लो यहां से Q डैश आया और उसमें से Q यहाँ पे चला गया, तो बाकी यहाँ पे चला गया, यानी ऊपर की तरफ Q डैश माइनस Q गया, लेकिन मैं उसको लिखूंगा नीचे की तरफ Q माइनस Q डैश आया, यानी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और माइनस। अब बताओ जरा, यहां से Q माइनस Q डैश आया और यहां से भी तो Q माइनस Q डैश आया, इफेक्टिवली तो यही हुआ ना, इफेक्टिवली तो यही हुआ ना। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चार्ज सीधा आया है, बीच में जंक्शन में डिवाइड नहीं हुआ। तो जब जंक्शन में डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो फिर एक काम करो, इसको हटा दो यहाँ से, जंक्शन से हटा दो। जब इतना सा हटा है तो थोड़ा और हटा दो। कैसे? ना इसको पूरा निकाल के बाहर कर दो, ये टू वाले, ये जो टू वाले दो के पास है, इसको निकाल के बाहर कर दो। और टू वाले सीरीज में क्या होता है? 1। फायदा क्या हुआ? बीच का पूरा लाइन ही गायब हो गया। ठीक है, अब देखो, ये 1 म्यूएफ 1 म्यूएफ 3 म्यूएफ 3 म्यूएफ और ये मिला के ये क्या क्या है? ये 4 4 है, तो 4 4 मिलके 2 हो गया, तो ये हो गया 2। तो 1 1 3 3 और 2, ये एंटी वेस्टर्न ब्रिज आ गया। एंटी वेस्टर्न ब्रिज मैंने सॉल्व करा रखा है, उसी तरह से कर लो। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो, अभी फिलहाल इसको ध्यान में। और उसके बाद पैरेलल में 1 म्यूएफ है, यानी जो भी आएगा एंटी वेस्टर्न ब्रिज का आंसर, उसके साथ 1 ऐड कर दो, बस दैट्स इट। ठीक है, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, एक बार इसका रिडक्शन चेक कर लो, समझ लो अच्छे से, और फिर बताओ अगर दिक्कत हो रहा है। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज में तो फिर हमेशा अगर चाहे हम 1 और 3 हटा भी दें तो Q डैश हो गई, इसका मतलब उनके बीच में हम चाहे कुछ भी लगा दें वो हमेशा जंक्शन तोड़ के नीचे जा सकता है ना? नहीं नहीं, कुछ भी लगा तो मतलब ये टू वाला, सर मान लो ये 3 और 1 होता, सेम ना होते तो? ना 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 ना, फिर नहीं होगा। फिर देखो, एंटी वेस्टर्न ब्रिज में वो भी एलिमेंट है ना, कि इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे, सिमिलर। तो अगर ये 1 और 3 होता, अगर ये 1 और 3 होता, या मान लो कुछ भी रैंडम दे देते, तो फिर दिक्कत है, समझे ना? रैंडम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी सिस्टमेटिक। जैसे ये एंटी वेस्टर्न ब्रिज 1 1 हो गया, 3 3 हो गया, एंड ऑल तो होगा। अब मान लो तुम बोलोगे नहीं, मैं तो इसको जो मर्जी कर दूं, नहीं चलेगा। एंटी वेस्टर्न ब्रिज हैज अ पर्टिकुलर सिस्टम कि इसका इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सेम, उसका उसका कैपेसिटेंस सेम, तब जाके होगा। सर एक्सक्यूज मी, सर मेरा क्वेश्चन उनसे रिलेटेड नहीं था, मेरा क्वेश्चन बीच वालों से था। तो वो जैसे 2 और 2 सेम दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो 8 और 7 हो 2 और जाए? 2 और नहीं, ये 4 और 4 है। अच्छा, ये 2 और 2, यस सर। सर उनके सेम होना जरूरी है या नहीं? ये दोनों यस सर। देखो, अगर ये दोनों अगर सेम होगा,
तभी जाके तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। अगर ये दोनों सेम होगा तभी ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो अगर सेम है तो यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी देखो इस सर्किट में इस वक्त यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। लेकिन अगर मान लो तुम 2 2 के जगह सपोज 2 3 कर देते हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। अगर सेम चार्ज हो जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा, तुम जंक्शन से निकाल नहीं पाओगे, फिर वो सिमेट्री खत्म होगी, जो मर्जी नहीं चलेगा। ये जो एंटी विस्कोसिटी वाला सर्किट होगा ना, अभी तो ये वाला हटा दो, चलो छोड़ो। ये पॉइंट और ये पॉइंट में ऐसा है कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये जो लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ कैपेसिटर मैंने जोड़ रखा है, अगर 2 2 की जगह 3 3 होगा, 5 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुम बोलोगे इसका 1 म्यू और इसका 3 म्यू, तो फिर वो एंटी विस्कोसिटी ब्रिज वाला और ये तार अलग करने वाला जो चीज मैंने किया है वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर ना क्योंकि अगर इसको अलग कर रहे हो इसमें तो दोनों का सेम चार्ज डालोगे, तो दोनों का सेम चार्ज डालोगे मतलब क्या, दोनों का क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम चाहिए। और अगर कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम नहीं हो पाएगा। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी कैपेसिटेंस अलग अलग होगा और अगर सेम चार्ज हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, फिर इस जंक्शन के साथ इसको जोड़ोगे कैसे? ये याद रखना, ये जंक्शन में जुड़ा हुआ था। ये तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने जो एनालिसिस किया उससे ये जंक्शन से हटाया जा सकता है, पर वो तभी हटा सकते हो जब ये 2 2 है। अगर ये 2 4 है या 2 3 है या कुछ भी है तो तुम फिर इसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना? देखिए ना, ठीक है, तो 26 का बी हो गया, फिर है 35, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर है। देखो इसमें 3 प्लेट्स दिया हुआ है, तीन प्लेट्स दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि ऊपर वाले प्लेट में हमने क्या किया, चार्ज दे दिया, ठीक है ना? हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो याद करके देखो वो कैसे बढ़ता है। वो घटेगा यहाँ पे +q/2 और यहाँ पे -q/2, फिर यहाँ होगा +q/2, ये -q/2, ये होगा +q/2, सॉरी +q/2, ये माइनस, और ये +q/2, ये -q/2, ये q/2। याद आ रहा है? पैरेलल शीट्स में अगर किसी भी में भी कितना भी चार्ज दे दो तो जो आउटर प्लेट्स में होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय इस तरीके से, है ना? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, q/c, तो इसका चार्ज क्या मान होगा, q/2, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इक्वल टू q/2 अपॉन c। अब c क्या है, एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसका भी ऐसे होगा, v is equal to q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a by d, ठीक है? देख लो, अब क्वेश्चन क्या पूछे, find the potential difference between the upper and the middle plate and the middle and the lower, तो upper and middle और middle और lower मैंने दोनों ही निकाले, ठीक है? यही क्वेश्चन था।
ठीक है, और ये था 35। सर 33 भी एक बार देख सकते हो? अब बेटे सर एक बार 33 भी बता दो। 33 है। हाँ 33 भी अच्छा क्वेश्चन। थर्टी थ्री का पहले डायग्राम देखो। ये ना कुछ हद तक जो मैंने अगर याद होगा स्टैक कैपेसिटर करा था उसके जैसे। तो ये हो गया सेल, ये प्लेट है, इसका नाम ए दे देता हूँ, बी है ना, बी है, इसको ऐसे जोड़ा गया है। चलो, तो तीन कैपेसिटर से अब कैसे रखना है वो देखना है ना। तो रखेंगे इस तरीके से, देखो ये सेल का पॉजिटिव, यहाँ से ए और बी एक कैपेसिटर, और बी जा रहा है डी के साथ। चलो जी, बी डी के साथ चला गया, तो ये बी और बी जा रहा है डी के साथ। तो डी और सी एक कैपेसिटर है और सी नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ हो गया ना। अभी दो कैपेसिटर हमने इंप्लीमेंट कर लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आ जाओ बी और सी के बीच में भी कैपेसिटर, अब बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, इसलिए काम करो बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, अब चेक कर लो। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर वो आगे हो जाएगा, ये मतलब यही स्टेप में मतलब दिक्कत। सर आगे हो जाएगा, इसी स्टेप में दिक्कत थी। हाँ, तो इसके बाद क्या है, चार्जेस निकालना है। अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये जो आउटर इनर है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ए है ना, ए के तो चलो आउटर में जीरो आएगा, इनर में आएगा मतलब इधर आएगा, लेकिन बी के दोनों तरफ आएंगे। बी के इधर वाला जो चार्ज होगा ना वो ए वाला प्लेट का चार्ज, और बी के इधर वाला जो चार्ज होगा, तो बी के इधर भी चार्ज होगा इधर भी चार्ज होगा, तो बी के इधर वाला जो चार्ज होगा वो इस प्लेट का होगा, और बी के इधर वाला जो चार्ज होगा वो इस प्लेट का होगा। देखो ना, बीसी इधर वाला जो है बीसी के साथ जुड़ा हुआ है, देखो बीसी वाला, और इधर वाला जो है एबी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सब छोटी छोटी चीजें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो इतनी आसान है। अच्छा हाँ, सी के साथ भी दिक्कत है। सी के इधर वाला जो चार्ज है, इधर वाला, वो यहां से निकलेगा, और सी के इधर वाला जो चार्ज है, यानी इस तरह वाला, ये वाला, वो यहां से निकलेगा। तो मैं एक काम करूं, मैं ना C1 C2 B1 B2 थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ, इसमें इनर आउटर ये सब भी पूछेंगे। तो आउटर पे तो चलो जीरो आएगा, इसका चार्ज जीरो, इसका चार्ज जीरो, पर इनर में सबके देखने पड़ेंगे। तो इसलिए B1 हो गया ये वाला, ये B2 है, ये C1 हो गया, और ये C। तो दाएं बाएं कौन कौन से चार्ज होंगे वो इसके साथ इसका रिकंसाइल कर लो अच्छे से, ठीक है, एक बार अच्छे से रिकंसाइल कर। अच्छा ये मैंने शायद कराया था, याद करके देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था,
सर एक्सक्यूज मी, हाँ, सर 42 का ए पार्ट हो गया था, बी पार्ट में मेरे को दिक्कत थी। वो एक्चुअली क्या था बताता हूँ। ये ना ए और बी एक ही क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये एक स्फीयर है, क्यू चार्ज और आर रेडियस, और सपोज सपोज स्मॉलर डिस्टेंस दो, एक पॉइंट ले, तो वहां पे फील्ड क्या होगा, और कापा क्या होता है, ये होता है कापा। कापा होता है एनर्जी डेंसिटी का होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ये क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कापा। अब एक काम करो, यहाँ पे एक वो बनो, स्फीयर टाइप। तो इस छोटे से शेल में कितना एनर्जी स्टोर होगा, कापा इंटू वॉल्यूम। तो शेल का वॉल्यूम क्या होता है, शेल का एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो देयरफॉर इसका जो डी होगा, जो एनर्जी स्टोर रहेगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, देन इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट AQ बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। अब टोटल एनर्जी क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन दिस इज dt, यानी अब क्या हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर का 4 तो r4 तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन एक्चुअली क्या होता है 1 by k, क्योंकि k होता है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन। तो 4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा 1 by k, तो एक k कैंसिल हो जाएगा, यानी k क्यू स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है, k क्यू स्क्वायर बाय 2 और dr बाय r स्क्वायर। तो dr बाय r स्क्वायर ना लिख के मैं उसको लिखूंगा r टू द पावर -2 dr। आई थिंक दैट्स ओके। चलो, तो r टू द -2 dr कहां से कहां तक, अब ये होता है लिमिट। पहले करो लिमिट r से लेके 2r और फिर 2r से इंफिनिटी, बस इतना ही। तो एक बार लिमिट्स कर दो r से 2r, तो उससे क्या होगा, यहां से लेके r से लेके 2r यहां तक का जो एनर्जी होगा वो निकल जाए। और फिर एक बार और सॉल्व करो इसी क्वेश्चन को, इसी इंटीग्रेशन से 2r से लेके इंफिनिटी, तो 2r से लेके इंफिनिटी, इससे क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा, दिस इज व्हाट है। तो कर लोगे, एक बार देख लो जरा। थैंक यू सर, समझ आ गया। तो ये था 42, फिर है 46, सर 7 तक क्लास है। हाँ बेटे, सर 7 o'clock तक क्लास है। क्या समझा नहीं, सर 7 o'clock तक क्लास है क्या? सॉरी 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 सर, वो मैं यहाँ के टाइम के साथ से बोलने लग गया। अब सर इसको 9:30 तक क्लास है सर। सॉरी सर, आज कोई क्लास है क्या तुम लोगों को? 9:30 है सर, तो मैं पूछ रहा हाँ था तो 9:30। हाँ तो 46 में क्या है,
सर उससे पहले 45 में भी था। 46 में ये है, सर उससे पहले 45 में था। 45 भी है। यस सर। अच्छा, तो 45 में क्या बोल रहे हैं ना, कैपेसिटर ऑफ 100 mA is charged to potential of 24 volt. The charging battery is disconnected and the capacitor is connected to another battery of EMF 12 volt with a positive plate. यानी कैपेसिटर को 24 वोल्ट तक चार्ज किया, यानी 2400 म्यू कूलम। तो 2400 म्यू कूलम का मतलब हो जाएगा 2.4 मिली कूलम। तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा 2.4 मिली। ध्यान रखना ये मिली है, या एक काम करो छोड़ो, 2400 म्यू कूलम भी रहना, ये सब कुछ म्यू म्यू का हिसाब है ना, तो फिर वो कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है। तो ये आ गया। अब उस बोले कि इसको 12 वोल्ट के साथ जोड़ दो, यानी आपको पता क्या होगा, ये जो 2400 म्यू कूलम हुआ है ना, ये अब घट के 1200 म्यू कूलम, और वो 1200 यहाँ से जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 12 वोल्ट है ना, तो 12 वोल्ट और कैपेसिटेंस दे रखा है 100 म्यू, इसका जो चार्ज होगा वो होगा C इंटू V, तो ये C हो गया और ये V हो गया, तो 1200, यानी 2400 तो नहीं होगा, है ना। ओके, तो find the charges of the capacitor before and after the reconnection. तो before में तो 2400 और after the reconnection क्या होगा 1200, तो ये 1200 हो जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा है। फिर बोलते फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो देखो पहले 2400 था, 1200 है, 1200 निकल गया, यानी बैटरी के थ्रू इस डायरेक्शन में जाएगा 1200 म्यू से, ठीक है। इज द वर्क डन बाय द बैटरी और इज इट डन ऑन द बैटरी? तो याद करके देखो, बैटरी का जो नेचुरल फ्लो होता है वो ऐसे है, ये होता है नेचुरल फ्लो, ये। तो देयरफॉर इस नेचुरल फ्लो की वजह से इट इज वर्क डन बाय बैटरी, ये बात। लेकिन इस केस में देखो चार्ज उल्टा जा रहा है, तो देयरफॉर इस बार होगा वर्क डन ऑन सेल, कितना चार्ज, यानी 1200 into 10 to the minus 6 न्यू कूलम में इसमें into वोल्टेज कितना जूल। अब चेक करो, ठीक है, अब चेक करो। और भी कोई पार्ट है? फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, तो वो तो कैलकुलेट कर ही लोगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाय 2c था पहले, अब क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो अब पहले क्यू ये ले लेना और ये सी है, और अब क्यू ये ले लेना और सी ये है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल जाएगा। हीट डेवलप क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग चार्ज को बैटरी को मानेंगे रिचार्ज, तो ये जो डेल्टा ही हो गया, अब इसको मान लो Q2, इसको मान लो Q1, तो जो कैपेसिटर में एनर्जी लॉस हुआ है वो है Q1 स्क्वायर बाय 2c, उसमें से हम ये मान के चल रहे कि कुछ रिकवरी हुआ हो, क्यों? क्योंकि सेल में उल्टे डायरेक्शन में करंट डाल रहे हो ना, यानी रिचार्जेबल होता है, हम मान के चलते। तो देयरफॉर जो हीट निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, बाकी निकलेगा, यानी ये हो जाएगा Q माइनस Q, Q मतलब 1200 into 10 to the minus 6 into 12, ये हो गया हीट। समझ में मैं क्या किया, इनिशियल और फाइनल चार्ज तो कैपेसिटर आ चुका है, तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी आ गया, तो कितना कैपेसिटर ने लूज किया वो आ गया, और उस लॉस में से कुछ रिकवरी हुआ। रिकवरी क्यों? क्योंकि बैटरी को रिचार्ज कर दिया हुआ इससे, क्योंकि बैटरी के उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, रिचार्ज फ्लो कर रहा है, जिससे बैटरी रिचार्ज हो जाता है।
तो वो रिचार्ज वाला अमाउंट माइनस कर लिया, बाकी क्या होगा, हीट एनर्जी की वजह से लॉस में चला, ठीक है ना। ये 45 था, अब हम कर रहे हैं 46। बोल रहे कि इस कैपेसिटर को, मतलब इस सर्किट को रादर, बहुत देर के लिए स्विच को ओपन रखा। ओपन रखा मतलब स्विच ऑफ होता है, ओपन मतलब ऑफ, क्लोज मतलब ऑन होता है। ठीक है, यानी क्या होगा, देखो पहले तो जब चार्ज ऐसे होगा, अच्छा इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C क्या होगा, C/2। तो सेल से कितना चार्ज आएगा, Q is equal to CV, यानी C/2। ये हो गया चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो थ्रू द सेल आ गया, तो इससे वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा ना, Q into V। therefore work done is equal to Q into V, यानी C/2 is, ये हो गया वर्क डन बाय द सेल। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, आधा। therefore Q is equal to C square by 4। find the heat developed in the system, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ और है। बोल रहे कि इट इज केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम के लिए ओपन किया, तो इसके चार्जेस हो जाएंगे C/2 into E, और इसका भी हो जाएगा C/2 into E। बट जैसे ही क्लोज करोगे ये वाला, तो क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये हो जाएगा डेड, ये डेड कैपेसिटर होगा। क्यों, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे ज्वाइन कर लिया, तो इसका पोटेंशियल प्लस खत्म हो जाएगा, तो चार्ज यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई चार्ज कितना गया है बैटरी से, अभी Ce/2, लेकिन जैसे ये खत्म हो जाएगा, अब तो अकेला कैपेसिटेंस है, यानी इसका चार्ज Ce/2 से थोड़ा सा काटता नहीं, इसका चार्ज जो है Ce/2 से हो जाएगा 0, इस वाले कैपेसिटर पे, इधर वाले, और इसका क्या हो जाएगा, C/2 से हो जाएगा C, यानी फ्रेश चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेश चार्ज कहां से आएगा, वो बैटरी से ही आएगा। तो therefore जो चार्ज होगा Q, है ना, जो चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, तो Q हो जाएगा, जो बैटरी से फ्लो करेगा वो क्या होगा, Ce। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Ce/2, therefore वर्क डन, तो वर्क डन बाय द सेल क्या हो जाएगा, है ना, वर्क डन बाय द सेल हो जाएगा Ce/2, ठीक है, Ce/2 into E, ये तो होगा वर्क डन बाय सेल। ये याद रखना, स्विच को ऑन करने के बाद की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। अच्छा, कैपेसिटर का एनर्जी
बढ़ जाएगा, है ना, कैपेसिटर एनर्जी बढ़ेगा इसका, लेकिन इसका एनर्जी घटेगा भी तो पहले कितना एनर्जी था जरा देखा जाए। तो पहले एनर्जी था CE/2 का होल स्क्वायर बाय 2C into 2, क्यों ना Q स्क्वायर, ये दोनों का चार्ज यही था तो Q स्क्वायर बाय 2C और दोनों का यही था तो ये हो गया U1 और U2 क्या है। अच्छा इसका वैल्यू वाइज में कितना आएगा, 2 कैंसिल होगा तो CE स्क्वायर बाय 4, यानी स्विच ऑन करने के पहले जो एनर्जी था वो था C स्क्वायर बाय 4 और अब कितना एनर्जी है U2 that is equal to C square by 2, यानी एनर्जी बढ़ा है, एनर्जी बढ़ा है, so therefore delta U is equal to C square by 2 minus C square by 4 is equal to C square by 4. यानी कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ा, कितना बढ़ा C square by 4, लेकिन बैटरी ने तो इतना सप्लाई किया, बैटरी ने तो इतना सप्लाई किया C square by 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉस गया वो कितना होगा ना, बैटरी ने जितना काम किया माइनस जो कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ा, तो देयरफॉर लॉस हो जाएगा बैटरी का वर्क डन माइनस कैपेसिटर का जो एनर्जी बढ़ा वो कितना होगा C स्क्वायर बाय, देखो मैंने सारे पार्ट्स कर दिए एक के बाद एक, थोड़ा सा जल्दी लेके आई डोंट नो, एक बार चेक करो कुछ पूछना है इसमें। नहीं ये ऑन और ऑफ वाला चक्कर थोड़ा समझो, ये कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लोज्ड का मतलब होता है ऑन, ठीक है ना, और यू नो जैसे इस केस में लिखा है ना यहाँ पे, हाँ ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज, तो ओपन का मतलब होता है ऑफ ऑन और क्लोज का मतलब होता है ऑन ऑन, ये लैंग्वेज थोड़ा सा। तो एनीवे मैंने सॉल्व कर दिया, दिस वाज आई थिंक 46, इसमें कोई डाउट है तो देखो। सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हमने बैटरी का निकाला है और लॉस ऑफ एनर्जी हमने सेल दो कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी में निकाला है दोनों केस में, और फिर सेकंड निकाला है वो सेम आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो सारी एनर्जी बाहर लूज हुई वो उस फॉर्म में बाहर निकली है। नहीं देखो ये वाला ना वो वाला नहीं, देखो हमने इसके पहले भी हमने 50% लॉस वाला कंसेप्ट याद करके देखो मैंने भी कराया, पर वो आ रही अलग है, क्योंकि मैंने जब कराया था तो मैंने सिंगल बैटरी सिंगल कैपेसिटर लिया, इसमें मल्टीपल कैपेसिटर और सिंगल बैटरी है। पहली बात तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है कि पहली बार दो कैपेसिटर सर्किट का पार्ट है और अगले बार एक ही कैपेसिटर सर्किट का पार्ट है, अगले बार तो ये वाला कैपेसिटर सर्किट का पार्ट ही नहीं है, क्यों, जीरो चार्ज है, तो क्या बात होगा उसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो वो जो 50% बाई चांस 50% आ रहा, देखो लॉस भी उतना ही आ रहा, बैटरी का वर्क डन C स्क्वायर बाय 2 और लॉस C स्क्वायर बाय 4 आ रहा, इसमें तो 50% लॉस आ रहा, तो बाई चांस 50% लॉस मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें और इसमें आ रहा, बट ये क्वेश्चन अलग है, ऐसे कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, ऐसे कोई याद मत रखो कि इसमें ऐसे होगा इसमें वैसे होगा, क्यों कि इस क्वेश्चन में एक और फायदा भी था कि दोनों कैपेसिटेंस बराबर भी दिए हुए, कल को ये दोनों भी तो बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे कोई रूल कुछ नहीं है, ये एक एक क्वेश्चन ऑन इट्स ओन मेरिट हमें सॉल्व करना है और आंसर बताना है। 55 देखो 55 में क्या होगा, देखो अब 12 प्लेट कैपेसिटर अभी एरिया गिवन है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है,
E is connected to a power supply B given. ये जो मैं algebraically लिख रहा हूँ ना A, D और V वगैरह ये सब given. फिर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक स्लैब ये पूरा स्लैब भर दिया. बाद में एक स्लैब से भर दिया, पहले भरा नहीं था, बाद में भरा. तो बोल रहे इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो देखो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होगा, C नॉट एप्सिलॉन नॉट K by D. बाद में C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R into C नॉट. तो इनिशियल एनर्जी एक काम करें C1 C2 लिख लो. तो इनिशियल एनर्जी होगा हाफ C नॉट into V स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने ना बैटरी को जोड़ के रखा. हाँ बैटरी जोड़ा हुआ. और सेकेंड वाले में U2 हो जाएगा इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन R C नॉट into V स्क्वायर. ठीक है ना. चलो तो ये हो गया फाइनल एनर्जी. If the power supply is not disconnected and the dielectric slab is taken out, find the further increasing energy. तो अब क्या हो गया ना, जो चार्ज है वो कितना हो गया, एप्सिलॉन R into C नॉट into V. तो ये आ गया. अब बोल रहे हैं कि सपोज मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया, तो इस वक्त एनर्जी कितना, U2 ये है, U3 क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 2C1. क्यों, अगर तुम डायलेक्ट्रिक को निकाल दो तो उसके कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो फिर से एनर्जी कैलकुलेशन होगा. कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, तो Q तो यही है एप्सिलॉन R C नॉट V का स्क्वायर बाय 2C1. C1 क्या है, C नॉट को C नॉट लिख दो चलो, इज इक्वल टू एप्सिलॉन R C नॉट V स्क्वायर बाय. ठीक है, you get Q3 सॉरी एप्सिलॉन R का स्क्वायर. ठीक है. अब एक चीज जरा देखो, जब सिर्फ एयर कैपेसिटर सेल के साथ जुड़ा हुआ था तो एनर्जी ये था C नॉट into V स्क्वायर. C नॉट बोलते हैं, C नॉट तो C1 बेसिकली. तो मैं बेसिकली C नॉट के टर्म्स में लिख. फिर जब मैंने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो ये आ गया एनर्जी, यानी एप्सिलॉन R टाइम्स हुआ. फिर जब मैंने सेल को हटाया और फिर डायलेक्ट्रिक को निकाला तो एनर्जी में एक और बार एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो. और याद रखना एप्सिलॉन R का वैल्यू हमेशा मोर देन 1. जैसे एक एग्जांपल ले लो, इन्होंने क्वेश्चन में दिया एप्सिलॉन R को 5, यानी एनर्जी अगर इसको U नॉट मानते हो, अगर Q1 होगा U नॉट तो U2 हो जाएगा 5U और U3 होगा 25. ये हिसाब किताब आ गया. ठीक है ना, U3 आ गया 25U नॉट. अब क्या देखो, अब क्या देखो, जो क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन में एक और पूछ रहे हैं, बोलिए एनर्जी बढ़ कैसे गया. जब हमने डायलेक्ट्रिक को निकाल के फिर से देखा एनर्जी, तो एनर्जी तो और बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, मैं याद करके देखो, डायलेक्ट्रिक को जैसे हमने बीच में आधा दूर रखा था, याद करके देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन ए डायलेक्ट्रिक. यानी अगर ये कैपेसिटर प्लेट ऐसे रखते हो, अगर डायलेक्ट्रिक ऐसे रखते हो, ये डायलेक्ट्रिक अट्रैक्टेड होता है, याद आ रहा ना, ये डायलेक्ट्रिक अंदर की तरफ अट्रैक्टेड होता है. तो अगर ये डायलेक्ट्रिक अंदर की तरफ अट्रैक्टेड होता है तो इसको पकड़ के फिर खींचना पड़ेगा. यानी ये जो स्लैब है ना, ये खुद से बाहर नहीं आने वाला है. तो अगर मान लो तुमको स्लैब को बाहर निकालना है, तो समझो स्लैब को अगर बाहर निकालना है इस स्लैब को, तो क्या करना पड़ेगा, इस स्लैब को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा. यानी इस स्लैब को मुझे ऐसे फोर्स देना पड़ेगा, इस स्लैब को ऐसे फोर्स देना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन, तब जाके वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो.
तो अगर मैं पॉजिटिव वर्क डन करूंगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। इसलिए देखो क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर तुम स्लैब में कुछ नहीं करोगे, स्लैब को ऐसे ही छोड़ दो, तो स्लैब अट्रैक्टेड होकर अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के वजह से। इसलिए अगर तुमको बाहर निकालना है तो तुमको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, यानी एज एन एक्सटर्नल फोर्स मुझे पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, और वही पॉजिटिव वर्क डन के चक्कर में एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो है इस केस में बढ़ जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। ठीक है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ना 57, ये थोड़े से क्वेश्चन लंबा है, इसमें काफी डबल इंटीग्रेशन बड़े बड़े होंगे, इसलिए आज इसको रहने दो, इसको मैं अगले दिन करा दूंगा, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 57 की, जेई एडवांस में आया हुआ है, और एचसी वर्मा इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली फेमस ही हुआ था इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि जिस साल एचसी वर्मा पब्लिश हुआ था ना, शायद उसके अगले साल या उसके अगले साल ये वाला क्वेश्चन आ गया तो एकदम से माहौल बन गया कि अरे जेई का क्वेश्चन एचसी वर्मा से आया हुआ है तो जिस चक्कर में क्या हो, वो बुक ना फेमस हो गया। दैट्स व्हाट हैपेंड। पर चलो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले दिन सैटरडे हम लोग डाउट्स नहीं रखेंगे, सैटरडे डाउट्स तो ज्यादा नहीं बचे आई थिंक, और दो चार होंगे शायद इसके अलावा, तो किसी और दिन रख लेंगे, मे बी संडे या मंडे कभी क्लास रख लेंगे तो उसमें कर लेंगे। बाकी जो है अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर था जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग ऑन सैटरडे। तो नेक्स्ट क्लास फिर होगा सैटरडे, एंड उसमें जो है हम लोग ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। कोई मैसेज भी आया हुआ है? अच्छा अच्छा, चलो 33 क्वेश्चन। Thank you, sir. ओके बेटे, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू Thank you, सर, sir. गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।